Assalamualaikum. First year students, how are you all? I hope you are all doing your best. Okay. पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस की थी टाइप्स ऑफ लिपिड्स. ठीक है, लिपिड्स को हमने थोड़ा सा डिफ़ाइन किया था, फिर उसके बाद हमने इसाइल ग्लिसरोल्स को डिस्कस किया, फिर वैक्सेस को एंड देन फॉस्फोलिपिड्स को. ठीक है, आपको मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया था कि ये तीनों बहुत इम्पॉर्टेंट हैं शॉर्ट के हवाले से, एमसीक्यूज़ के हवाले से, और इनमें से कोई एक पॉइंट दूसरे पॉइंट के साथ लिंक करके आप लोगों को लॉन्ग भी दिया जा सकता है. क्लियर? आप लोगों ने इस पूरे टॉपिक को, लिपिड्स वाले जो पूरा टॉपिक है, इसको एज अ लॉन्ग प्रिपेयर करना है. क्लियर? ओके. आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है टर्पिनॉइड्स. क्या है? टर्पिनॉइड्स. वो कहते हैं कि टर्पिनॉइड्स जो है वो वेरी लार्ज और इम्पॉर्टेंट ग्रुप है कंपाउंड्स का, यानी जो कि सिंपल रिपीटिंग यूनिट से मिलके बना होता है. ठीक है, और इसमें हमारे पास कौन सा प्रोसेस आ जाता है? कंडेंसेशन प्रोसेस. कौन सा प्रोसेस आ जाता है? कंडेंसेशन प्रोसेस. कौन से रिपीटिंग यूनिट्स हैं जिनसे मिलकर टर्पिनॉइड्स बनते हैं थ्रू द कंडेंसेशन प्रोसेस? एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं, तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि ये यूनिट्स ऐसे यूनिट्स हैं जो कि आइसोप्रीनॉइड यूनिट्स हैं. क्लियर? आइसोप्रीनॉइड यूनिट्स हैं. चैप्टर का जब एंड हो जाएगा मैं आप लोगों को इसकी एक पूरी एनिमेशन जो है वो दिखाऊंगी कि आइसोप्रीनॉइड यूनिट्स कैसे कैसे कंबाइन होकर टर्पिनॉइड्स बनाते हैं. क्लियर? तो तब तक जब तक मैं ये प्रिपेयर करूँगी आप लोगों ने अपना पूरा चैप्टर भी साथ साथ लर्न कर लेना है. क्लियर? ओके. वो कहते हैं कि इस प्रोसेस में क्या होता है कि जब आइसोप्रेनॉइड यूनिट्स कंबाइन होते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू, वो डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते हैं सच एज रबर, कैरोटिनॉइड्स, स्टीरॉइड्स एंड टर्पीन्स. अगर आपके पास टर्पिनॉइड्स की डेफिनेशन आ जाए और आपको कहें कि एग्जांपल दें, तो आपने डेफिनेशन यहाँ से लिखनी है कि टर्पिनॉइड्स आर मेड अप ऑफ सिंपल रिपीटिंग यूनिट्स through the condensation process, isoprenoid units which combine in different ways and give rise to compounds. For example, rubber, carotenoids, steroids and terpenes. Clear? इस तरीके से आपने इसकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर देना है. अच्छा, अब आगे जो 3 लाइनें हैं ये टर्पिनॉइड से रिलेटेड नहीं है, टर्पिनॉइड्स वहीं तक था, लेकिन ये 3 लाइनें भी उन्होंने टर्पिनॉइड्स में ऐड कर दी. ये तो बुक लिखने वाले को ही पता होगी उसने क्यों ऐड की, लेकिन ये जो 3 लाइनें हैं ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए. यहाँ पे लिखे शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ लिपिड्स. व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ लिपिड्स. सबसे पहले वो बताते हैं कि लिपिड्स जो है वो एक तो मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स ऑफ सेल में, और ऑर्गेनेलिस का भी जो आउटसाइड का स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन्स हैं ऑर्गेनेलिस की, उनमें भी इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है. क्लियर? दूसरा फंक्शन है इसके कि ये प्रोवाइड करता है इंसुलेशन, यानी अगर आपकी बॉडी में ड्यूरिंग विंटर सीजन फैट स्टोर्ड है तो वो आपको हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, और अगर समर सीजन में आपके पास आपकी बॉडी में फ़ैट है तो वो आपको स्वेट प्रोड्यूस करके देगा. आपने गौर किया होगा जो बेस्ट लोग होते हैं उनको स्वेटिंग ज़्यादा होती है क्योंकि उनकी बॉडी में फ़ैट एज़ कम्पेयर टू थिन जो पीपल होते हैं वो ज़्यादा आता है. क्लियर? अच्छा, फिर वो कहते हैं कि मैकेनिकल प्रोटेक्शन है. अब वाटर लॉस जो हमारी बॉडी में से एक्सेस वाटर लॉस ड्यूरिंग डायरिया या कॉन्स्टिपेशन या जिसके भी उसके मुताबिक कॉलरा के मुताबिक वाटर लॉस एक्सेस रिमूव हो जाता है, तो इससे भी प्रोटेक्ट करता है लिपिड्स. और एब्रेसिव डैमेज, यानी प्लांट्स पे कोटिंग चढ़ी होती है लिपिड्स की, प्लांट्स को डैमेज होने से भी बचाती है. क्लियर? ये टर्पिनॉइड्स का पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा. फिर मैं बता रही हूँ कि जो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं लिपिड्स के, फंक्शंस हैं, टर्पिनॉइड्स से रिलेटेड नहीं है. ये एंड पे लिपिड्स के एक इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है, ये इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं. क्लियर? ओके. नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोटीन्स. अच्छा,
प्रोटीन्स वाला जो टॉपिक है इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि इसमें से लॉन्ग क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। शॉर्ट भी इसमें से आते हैं, लेकिन इसका जो टॉपिक है एज अ वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। इसमें से 1 या 2 लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करती जाऊँगी। चलें जी, देखते हैं प्रोटीन्स के हवाले से क्या कहती है बुक। कहते हैं कि प्रोटीन्स जो हैं वो मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि सेल में है, और हमारी बॉडी का ड्राई वेट यानी 50% वेट पानी पे और 50% जो ड्राई वेट है वो प्रोटीन्स पे मुश्तमिल है। तो सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी में प्रेजेंट जो इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है वो कौन सा है? प्रोटीन है। वो कौन सा है? प्रोटीन है। यू मस्ट बी नो वेरी वेल about the percentage which is present to our total dry body weight. कितनी है वो? 50%. क्लियर? MCQs इम्पॉर्टेंट है। वो कहते हैं कि all types of cells और all parts of cells में प्रोटीन प्रेजेंट होती है। 2 बातें बताई हैं उन्होंने, गौर से सुने। all types of cells यानी हर तरह के सेल में, बेशक वो एनिमल है, प्लांट है, कोई भी सेल है, और हर पार्ट ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन बनती है, राइबोसोम्स में प्रोटीन बनती है, गोल्जी में प्रोटीन स्टोर्ड होती है, लाइसोसोम्स में प्रोटीन के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। मतलब डिफरेंट ऑर्गेनेल्स में भी हमारे पास प्रोटीन्स के कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? ओके, अब नीचे आ जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अब मैं आपको जो बताने जा रही हूँ, प्रोटीन्स परफॉर्म्स मैनी फंक्शंस। ये शॉर्ट है एज वेल एज इसका ये पूरा टॉपिक लॉन्ग है। अब इस पूरे टॉपिक को आप कैसे लिखेंगे? ऐसे तो नहीं ना उठा के लिख देना। लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते हैं? हेडिंग्स बनाते हैं, सब हेडिंग्स बनाते हैं, उसको लर्न करते हैं, देन अंदर वाला जो टॉपिक होगा उसको एक्सप्लेन करते जाते हैं। क्लियर? तो अब आपने साथ साथ इसकी हेडिंग्स को भी नोट करना है ताकि आप अच्छा सा एक लॉन्ग प्रेजेंट कर सकें बोर्ड एग्जामिनर के सामने। देखिए जी, सबसे पहले आपने प्रोटीन्स जब फंक्शंस आए कि राइट डाउन द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स, सबसे पहले आपने प्रोटीन्स की डिफाइन लिखनी है। प्रोटीन्स क्या है? प्रोटीन्स आर दी पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड। नीचे वाली लाइन पे आए, यहाँ पे प्रोटीन्स आर दी पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स विच कंटेन कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। यानी प्रोटीन्स जो हैं वो लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं, अमाइनो एसिड स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं। अमाइनो एसिड कंबाइन होते जाएंगे, पॉलीमराइजेशन करते जाएंगे, पॉलीमर्स की फॉर्म में कंबाइन होते जाएंगे, तो एक बिग पॉलीमर बन जाएगा विच इज़ कॉल्ड एज प्रोटीन। प्रोटीन में हमारे पास कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। क्लियर? ये आपने डिफाइन लिख दी। नेक्स्ट आपने आ जाना है ऊपर वाले पैराग्राफ पे, जब आपको फंक्शन पर प्रोटीन्स परफॉर्म्स मैनी फंक्शंस। अब सबसे पहले लिखें दे बिल्ड मैनी स्ट्रक्चर ऑफ सेल। इस पर लिखें सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर, इस पर हेडिंग दें सेल स्ट्रक्चर की। सेल स्ट्रक्चर, दे बिल्ड मैनी स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल्स सच एज, यहाँ पे लिखें, आगे लिखें, such as in the membranes of cell, such as in the membranes of cell। अब वो कौन सी प्रोटीन होगी? ऐसी प्रोटीन जो मेम्ब्रेन ऑफ सेल में है और स्ट्रक्चर ऑफ सेल परफॉर्म कर रही है, ऐसी प्रोटीन को हम क्या कहेंगे? स्ट्रक्चरल प्रोटीन। क्या कहेंगे? स्ट्रक्चरल प्रोटीन। क्या कहेंगे? स्ट्रक्चरल प्रोटीन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स एंड इन दिस वे दे कंट्रोल द होल मेटाबॉलिज्म ऑफ सेल। यहाँ पे हेडिंग दे एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। एंजाइम्स आर प्रोटीन्स या नेचर ऑफ एंजाइम्स भी आप कह सकते हैं। यहाँ पे देखिए वो कहते हैं कि एंजाइम्स जो हैं वो हमारे पास
प्रोटीन्स है। थर्ड चैप्टर में आप लोग इंजाइम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये हम 2-3 डेज़ में इस चैप्टर को कंप्लीट करके थर्ड चैप्टर की तरफ मूव ऑन करेंगे। उधर आपको टोटल इंजाइम्स के बारे में पता चलेगा। कहेंगे ऑल इंजाइम्स आर प्रोटीन्स एंड इन दिस वे दे कंट्रोल द होल मेटाबॉलिज्म ऑफ सेल। ठीक है, इंजाइम है, इंजाइम मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करेंगे, कैटाबॉलिज्म करेंगे, एनाबॉलिज्म करेंगे एंड होल मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी में कंट्रोल्ड होगा थ्रू द इंजाइम्स। क्लियर? ओके, थर्ड पॉइंट बनाएं एज हार्मोन्स। यहाँ पे लिखें हार्मोन्स, हार्मोन्स एज हार्मोन्स की बजाय लिख लें हार्मोन्स। कहते हैं कि हार्मोन्स भी जो है वो हमारे पास प्रोटीन इन नेचर होते हैं, जैसे इंसुलिन, थोड़ा सा अमाइनो, हाँ जी, यस। प्रोटीन्स में हमारे पास आ जाते हैं इंसुलिन एंड ग्लोब्यूलिन्स। इंसुलिन एंड ग्लोब्यूलिन्स, ग्लोब्यूलिन्स भी हमारे पास एक हार्मोन है, इंसुलिन भी एक हमारे पास हार्मोन है एंड ग्लूकागोन, ग्लूकागोन इज़ ऑल्सो अ हार्मोन। इंसुलिन एंड ग्लूकागोन के बारे में आप लोग सेकेंड ईयर में डिटेल से पढ़ लेंगे चैप्टर नंबर 17 में, नर्वस कोऑर्डिनेशन एज वेल एज केमिकल कोऑर्डिनेशन। उसमें आप लोग इसको एक्सप्लेन करना सीखेंगे। अभी हम देखते हैं, वो कहते हैं कि हार्मोन्स जो है वो हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, अब चौथा पॉइंट बनाए सम प्रोटीन्स हीमोग्लोबिन। यहाँ पे लिखे कैरियर प्रोटीन, यहाँ पे लिखे कैरियर प्रोटीन। वो कहते हैं कि सम प्रोटीन्स, कुछ ऐसी प्रोटीन्स है जैसे कि हीमोग्लोबिन, वो कैरियर के तौर पे एक्ट करती है, यानी एक चीज़ को दूसरी जगह लेके जाने वाली चीज़ को क्या कहते हैं, कैरियर कहते हैं। और स्पेसिफिक सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करती है एक पार्ट ऑफ बॉडी से दूसरे पार्ट ऑफ बॉडी में, सच एज ऑक्सीजन, लिपिड्स, मेटल आयंस। क्लियर? इनको हीमोग्लोबिन क्या करती है, ट्रांसफ़र कर देती है फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ बॉडी। ओके, हीमोग्लोबिन एज ए इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल है रेड ब्लड सेल्स का, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन के लिए, तो आपने ये भी याद रखना है। इसमें आप ये पॉइंट ऐड कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि बुक को फॉलो करें। ओके, फिफ्थ पॉइंट देखिए सम प्रोटीन्स कॉल्ड एंटीबॉडीज़। यहाँ पे आप हेडिंग दें एंटीबॉडीज़। वो कहते हैं एंटीबॉडीज़ भी जो हैं वो हमारे पास प्रोटीन्स होती हैं, और हमारी एंटीबॉडीज़ आपको पता है कि जब हमारी बॉडी में कोई वायरस या बैक्टीरिया एंटर हो जाता है, हमारे पास एंटीबॉडीज़ बनती हैं। क्लियर? तो जो बॉडी है वो एंटीजन आता है हमारी बॉडी में, उसके ख़िलाफ़ कुछ प्रोड्यूस करती है सब्सटेंसेस, जिसको हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं। यही एंटीबॉडीज़ जब नेक्स्ट कोई पैथोजन या एंटीजन एंटर होगा हमारी बॉडी में, तो उसके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लेंगे, उसे वहीं पे किल कर देंगे, यानी हमारा बॉडी जो है, हमारी बॉडी वो सेफ़ एंड प्रोटेक्टेड रहेगी। क्लियर? ओके, वो कहते हैं कि प्रोटीन्स जो हैं वो एंटीबॉडीज़ भी हैं और हमारी बॉडी को पैथोजेंस के ख़िलाफ़ प्रोटेक्ट करती हैं। 6 पॉइंट लिखें ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन्स। यहाँ पे आप लिखें ब्लड क्लोटिंग एक्शन या ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन्स ही लिख लें। वो कहते हैं कि ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन्स जो हैं वो हमारी बॉडी से लॉस ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करती हैं। यानी जब आपके कोई कट लग जाता है, सपोज़ करें नाइफ से आप कोई वेजिटेबल काट रहे हैं, आपको खुदा ना खास्ता एक कट लग जाता है, बहुत सवेयर कट लगता है आपकी फिंगर पे, आपके हैंड पे, आपकी ये रिस्ट पे, खुदा ना खास्ता रिस्ट पे भी लग जाए तो ब्लड लॉस होने लग जाता है। ब्लड लॉस होता है वहाँ पे आप लोग के यहाँ तो थोड़ा कपड़ा बांध दिया जाता है ताकि थोड़ा रुक जाए, जो सवेयर फ्लो ऑफ ब्लड होता है वहाँ पे तो कपड़ा बांध देते हैं। लेकिन कहाँ पे कुछ माइनर सा कट लग जाए, थोड़ा बहुत खून निकलेगा फिर बंद हो जाएगा, वहाँ पे आप लोगों ने कभी देखा होगा थोड़े 1-2 दिन बाद वहाँ पे ब्लड के कुछ हार्ड पार्टिकल्स से लगते हैं, जिसको आप कोई बच्चे पागल होते हैं इतने कि वो उनको स्क्रैच करने लग जाते हैं कि भाई स्क्रैच करके तो देखे क्या निकलता है अंदर से। पागलों कुछ भी नहीं निकलता। जब आप उसको स्क्रैच कर लेते हैं नीचे से आपका जो ब्लड होता है वो क्लोट हुआ होता है, मतलब वो दोबारा बाहर नहीं आ सकता। क्लियर? तो वहाँ पे जब हमारा लॉस स्टार्ट हो जाता है ब्लड का, ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन्स हमारी बॉडी से आती हैं उस साइट पे और अपना एक्शन परफॉर्म करती हैं ताकि वहाँ पे क्लॉट बन जाए ब्लड का
एंड ब्लड मूव आउट ना करे वहाँ से, लॉस ना हो। सीवियर लॉस ब्लड का बहुत ज़्यादा एक इम्तिहान जिसको कहते हैं ना क्रिएट कर देता है बंदे के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड लॉस नहीं होना चाहिए। ओके, यहाँ पे आप एग्ज़ाम्पल दे दें फिब्रिनोजिन, एग्ज़ाम्पल दे दें यहाँ पे फिब्रिनोजिन। ओके, 7th या 8th पॉइंट था आई थिंक सो ये, या 6th है, जो भी आप देख लें, काउंट कर लीजिएगा। इस पे आप लिखें मूवमेंट ऑफ ऑर्गन्स एंड ऑर्गेनिजम्स, मूवमेंट ऑफ ऑर्गन्स एंड ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, अब मूवमेंट के लिए जो प्रोटीन्स होती हैं ना हमारे पास, वो दो हैं, एक्टिन एंड मायोसिन। बॉडी के ऑर्गेनिज्म जो है मूवमेंट के लिए कौन सी दो प्रोटीन्स हैं, मायोसिन एंड एक्टिन। जो मायोसिन और एक्टिन है वो मसल्स में प्रेजेंट होती हैं। मसल्स जब मूव होंगे, मायोसिन एक्टिन जो है वो एक्टिव होंगी, अपना एक्शन परफॉर्म करेंगे, एंड देन वी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ओके, 8th पॉइंट है मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स। मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ सेल डिवीजन होती है, जब हमारे पास, अब याद करें कि माइक्रोट्यूब्यूल्स बनते हैं, यानी स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स कैसे बनते हैं, जब एनाफेज के दौरान, माइटोसिस मेयोसिस आप लोगों ने 8 में 9 में 10 में डिटेल से पढ़ी हुई है। देखें, जब एनाफेज के दौरान हमारे पास सेपरेशन हो जाती है क्रोमोसोम्स की, 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स वन पोल पे एंड 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स अदर पोल पे ट्रांसफर्ड हो जाते हैं, तो उनके पीछे एक स्ट्रक्चर सा होता है जो उनको लिंक किया होता है माइक्रोट्यूब्यूल से, स्पिंडल फाइबर्स से। क्लियर? अब ये दोनों एक दूसरे को अपने, ये दोनों स्पिंडल फाइबर्स दोनों साइड के पुल्ड होते हैं, एक दूसरे से पीछे खींचते हैं, तो सेपरेशन हो जाती है क्रोमोसोम्स की आपस से। एक हिसाब से मूवमेंट भी हो गई, सेपरेशन भी हो गई। तो यही बात वो बताते हैं कि एनाफेज के दौरान जब हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं या तो स्पिंडल फाइबर्स, जो बिनाम आप कह लें, माइक्रोट्यूब्यूल्स में ही प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है विद आरएनए। ये क्या करते हैं कि दोनों कॉन्ट्रैक्ट होंगे, पुल्ड होंगे और क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगे, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होते हैं। और मेयोसिस में होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट होते हैं। आप लोग आगे जाके नेक्स्ट क्लास में जो हमारे पास सेकेंड ईयर है उस पर पढ़ लेंगे। क्लियर? ओके, नेक्स्ट है, वो कहते हैं कि इसी वजह से, प्रोटीन्स की वजह से ये सारे प्रोसेस हो रहे हैं जो हमारी बॉडी में चल रहे हैं। कौन कौन सा प्रोसेस था? स्ट्रक्चरल प्रोटीन, एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, हार्मोन्स एज प्रोटीन्स, कैरियर प्रोटीन्स, एंटीबॉडीज़ एज प्रोटीन्स, ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन्स, मूवमेंट ऑफ प्रोटीन ऑर्गन्स एंड ऑर्गेनिज्म एंड मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स। ये सारे पॉइंट्स आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। अगर शॉर्ट में आए तो आपने शॉर्ट में भी हेडिंग्स के साथ दो को एक्सप्लेन कर देना है, अगर लॉन्ग में आए तो सारे पॉइंट्स आप लिखेंगे। क्लियर? और जो एग्जांपल एक दो मैंने लिखवाई हैं और पॉइंट्स ऐड कराए हैं वो आप ऐड कर लेंगे इसमें। ब्लड क्लोटिंग में मैंने आपको फिब्रिनोजिन ऐड कराई है। क्लियर? ओके, ये तो 9 हमने एक पढ़ ली थी। अब देखते हैं कि वो कहते हैं कि नंबर ऑफ़ अमाइनो एसिड्स जो हैं वो वेरी करते हैं, फ्यू यानी कुछ से लेकर 3000 तक, और इवन मोर इन डिफरेंट प्रोटीन्स। ठीक है, अब अमाइनो एसिड्स जो हैं वो हमारे पास 170 टाइप के अमाइनो एसिड्स हैं। एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अमाइनो एसिड्स के कितनी टाइप्स है, 170 टाइप्स है, जिनमें से 25 जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन्स हैं, यानी 25 अमाइनो एसिड्स टाइप्स के मिल के प्रोटीन्स बनाते हैं। मोस्ट प्रोटीन्स जो मिलके बनी होती हैं वो 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड से मिलके बनी होती है। नंबर कितना है? 170 टाइप। मोस्ट जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो कितने हैं? 25। लेकिन ज़्यादातर प्रोटीन्स 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड से मिलके बनी होती है। आगे से 20 के भी दो टाइप्स हैं। 10 जो हैं वो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं और 10 नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। आप लोग आगे एक्सप्लेन कर लेंगे। ओके, कहते हैं कि अमाइनो एसिड का ज़रा स्ट्रक्चर तो देखते हैं। स्ट्रक्चर क्या है? वो कहते हैं अमाइनो एसिड्स में एक तो अमाइनो ग्रुप होता है बॉन्ड NH2, एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है बॉन्ड COOH, जो कि सेम कार्बन एटम के साथ जुड़ा होता है, यानी एक ही कार्बन है उसी के साथ अमाइनो ग्रुप अटैच है, उसी के साथ कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच है। उस कार्बन को हम कहेंगे अल्फ़ा कार्बन। याद रखना है। नीचे आ जाए, इसका जनरल फार्मूला देखें।
सी है अल्फ़ा कार्बन सेंटर में, उसके एक साइड पे अमाइनो ग्रुप अटैच है, एक साइड पे कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच है, नीचे हाइड्रोजन है, ऊपर आर साइड चेन है। आर को लिखें साइड चेन, यानी यहाँ पे कोई भी एज चेन CH2 कोई भी चेन अटैच हो सकती है। ये बढ़ती जाएगी साइड चेन तो अल्फ़ा कार्बन का नंबर भी चेंज होता जाएगा और फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स बनते जाएंगे। क्लियर? ओके अगर आप R की जगह पे सिर्फ H लगा दें तो यहाँ पे बन जाएगा ग्लाइसिन। लिखें, अगर R की जगह पे इक्वल करके H लिखें तो आप लिखें ग्लाइसिन अमाइनो एसिड। और अगर R की जगह पे मिथाइल ग्रुप यानी CH3 लग जाए तो लिखें एलानीन। देखिए अभी जो मैंने आप लोग को बताया था, कहते हैं कि R जो है वो या तो हाइड्रोजन एटम होगा जो अभी मैंने आपको बताया ग्लाइसिन में होगा, या तो मिथाइल यानी CH3 ग्रुप होगा एलानीन में, कोई भी ग्रुप हो सकता है। इसलिए अमाइनो एसिड्स डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से मेनली ड्यू टू साइड चेन यानी R ग्रुप। क्लियर? अब वो कहते हैं कि अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स बना देते हैं। व्हेन द पॉलीपेप्टाइड्स लिंक दे फॉर्म प्रोटीन्स। क्लियर? अभी मैंने आपको बताया कि प्रोटीन्स जो हैं वो सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं जो कि अमाइनो एसिड्स हैं जो कि पॉलीपेप्टाइड्स बनाएंगे, देन दे फॉर्म प्रोटीन्स। अच्छा, अमाइनो ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड, आगे जो मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ ये आप लोगों ने बात रट लेनी है, इसको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप लोगों ने प्रिपेयर ज़रूर करना है। कन्फर्म्ड शॉर्ट है बोर्ड का, कन्फर्म्ड शॉर्ट है, कन्फर्म्ड शॉर्ट क्वेश्चन फिर बता रही हूँ। पेप्टाइड बॉन्ड कौन सा है? पेप्टाइड बॉन्ड। अच्छा, वो कहते हैं कि अमाइनो ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड मे रिएक्ट विद द कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ एन अदर रिलीजिंग अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। कहते हैं अमाइनो ग्रुप होगा एक अमाइनो एसिड का H2N, कार्बोक्सिल ग्रुप होगा दूसरे अमाइनो एसिड का COOH। जब ये दोनों एक से H और एक से OH कंबाइन होके वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ करेंगे, एक बॉन्ड फॉर्म होगा CO और NH के दरमियान, CO और NH के दरमियान। वो बॉन्ड जो C और N के दरमियान क्रिएट होगा उसको हम कहेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। क्लियर? ओके, देखें नीचे डिफाइन एग्जैक्ट लिखी हुई है कि लिंकेज बिटवीन द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिल group of one amino acid and hydrogen of amino group of another amino acid release water molecules and carbon nitrogen link to form a bond called peptide bond. Clear? The linkage between hydroxyl group से लेके पेप्टाइड बॉन्ड तक ये डिफाइन होगी। अभी मैंने आप लोग को ये सारा ऊपर एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे कैसे पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। अब वो नीचे एक्सप्लेन करें, सबसे पहले हम फिगर को देखते हैं, ऊपर वाला बाद में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। एक अमाइनो एसिड है ग्लाइसिन H2N CH8 COOH, फिर दूसरा है एलानीन H2N CH3H COOH। क्लियर? ग्लाइसिन से OH आया, एलानीन से H आया, यानी कार्बोक्सिल ग्रुप से OH आएगा हमेशा और अमाइनो ग्रुप से हमेशा हाइड्रोजन आएगा। दोनों रिलीज़ हुए, वाटर मॉलिक्यूल निकला और देखें H2N बॉन्ड CH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड N बॉन्ड H बॉन्ड C डबल बॉन्ड C H3 बॉन्ड H बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH प्लस वाटर मॉलिक्यूल। ये आप लोग को पढ़ना आना चाहिए इस तरह, ठीक है? देखें अब ग्लाइसिन से एलानीन ने रिएक्ट किया और बनाया ग्लाइसिल एलानीन। क्या बनाया? ग्लाइसिल एलानीन, जो कि एक डाइपेप्टाइड है। यानी देखें ग्लाइसिन एक पेप्टाइड था, एलानीन एक पेप्टाइड था। ग्लाइसिल एलानीन दो पेप्टाइड मिलके, इसलिए हमने इन्हें कहा कि ये डाइपेप्टाइड मॉलिक्यूल है। पेप्टाइड बॉन्ड देखें पर्पल से शेड में शेड हुआ हुआ है,
सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड एन बॉन्ड एच, नीचे एच लगा हुआ है। सी और एन का जो बॉन्ड है वो है पेप्टाइड बॉन्ड। क्लियर? अब आप इसकी प्रैक्टिस करें। ऊपर देखें, वो कहते हैं कि जो रिजल्टेंट कंपाउंड था ग्लाइसिल एलानिन, उसके पास 2 अमाइनो एसिड्स हैं, ग्लाइसिन और एलानिन, इसलिए हम इससे डाईपेप्टाइड कहेंगे। अब डाईपेप्टाइड की डिफ़ाइन आ जाती है कि वो कहते हैं कि डाईपेप्टाइड क्या है। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि डाईपेप्टाइड के एक एंड पे अमाइनो ग्रुप होता है और दूसरे एंड पे कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। यहाँ पे देखें आप, एक CH2 के पीछे देखिए H2N, एक पे अमाइनो ग्रुप है और लास्ट पे वाटर से पीछे देखिए COOH, यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप है। क्लियर? अच्छा, तो वो कहते हैं कि दोनों रिएक्टिव पार्ट्स हैं और एक ही टाइम पे अवेलेबल होते हैं फर्दर पेप्टाइड बॉन्ड्स क्रिएट करने के लिए, यानी ट्राईपेप्टाइड्स, टेट्रापेप्टाइड्स एंड पेंटापेप्टाइड्स, और आगे जैसे जैसे कंबाइन होते जाएंगे पॉलीपेप्टाइड्स चेन बनती जाएंगी। क्लियर? ओके, तो आज का तो ये हमारा प्रोटीन्स का इंट्रो था। एक इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आ गया स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स और एक शॉर्ट आ गया पेप्टाइड बॉन्ड। लिपिड्स में हमने पढ़ा कि टर्पेनॉइड्स को डिफाइन और एग्जांपल प्लस स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ऑफ लिपिड्स। तो आप लोग को उम्मीद करती हूँ कि आज का जो लेक्चर है वो अच्छा समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर आप में से कोई भी मेरे चैनल पर अभी पहली बार आया है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सब्सक्राइब बटन को दबाना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ऑल पे क्लिक करना है, ताकि आने वाली मेरी वीडियोस जो भी है आपके सिलेबस से रिलेटेड, आपके एसेस, आपकी इम्पॉर्टेंट MCQ, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, आपके हर सब्जेक्ट से थोड़ा थोड़ा रिलेटेड मैं आप लोगों को बताती रहूँगी और इम्पॉर्टेंट बातें भी साथ साथ बताती रहूँगी। तो आप लोगों ने क्या करना है कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन प्रेस कर लेना है, ताकि आपको सारा कुछ मालूम हो जाए जो मैं अपने चैनल पर बारी बारी डालती हूँ। साथ ही साथ मेरी वीडियोस को आपने लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, आपके साथ जो आपके क्लास फेलोज़ है कि हम यहाँ से भी लेक्चर लेते हैं, बहुत अच्छा लेक्चर मिलता है, आप भी वहीं से लेक्चर लो। क्लियर? तो आपने ये काम ज़रूर करना है। उम्मीद करती हूँ कि आज आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा प्रोटीन्स पढ़ के। देखिए ना, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं आगे। जो बच्चा इंटरेस्ट डेवलप करके पढ़ेगा ना इन टॉपिक्स को, आगे इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इतने मज़े के टॉपिक्स हैं कि बंदा बस एक दफ़ा गौर से सुन लेना। प्रोटीन्स, अब देखें फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स क्या है, इसमें बातें 8 पॉइंट्स हैं। फिंगर टिप्स पे इनकी हेडिंग्स को लाएं, जिस तरह मैंने आपको टिप्स दी हुई हैं। लॉन्ग क्वेश्चन याद करने की एक टिप्स वाली वीडियो डाली थी ना मैंने अपने चैनल पे, अगर आप लोगों ने वो भी नहीं देखी तो वो जाके देखें और उससे सीखें कि आप लोगों ने इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस को कैसे लर्न करना है। बेशक वो छोटे हैं, लंबे हैं, बड़े हैं, जिस तरह के भी हैं, तो क्या है, इंटरेस्ट डेवलप करें भाई अपना और लर्न करना सीखें कि कैसे आप इम्पॉर्टेंट से इम्पॉर्टेंट चीज़ को अपने फिंगर टिप्स पे कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि अब आप लोगों की जो सेकेंड ईयर है उसकी क्लासेस ओपन होने वाली हैं। ठीक है, उनके लिए भी आप, अगर कोई आपका रिलेटिव या क्लास फेलो या स्टूडेंट जो भी आपका कोई पढ़ता है सेकेंड ईयर में, तो आप उनको भी अपना ये मैसेज फॉरवर्ड करें कि भाई इस चैनल पे ये इस तरह के लेक्चर्स बहुत अच्छे मिलते हैं। सेकेंड ईयर के भी मैंने कुछ डाल दिए हैं, फर्स्ट चैप्टर हाफ एंड हो गया आई थिंक सो, तो बाकी भी इंशाल्लाह मैं साथ साथ आप लोग के फर्स्ट ईयर के साथ साथ ही कंटिन्यू रखूँगी। तो आप लोगों ने उनको भी बताना है भाई सेकेंड ईयर के लेक्चर्स भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, एसेस के टिप्स अवेलेबल हैं, इस्लामी मालूमात अवेलेबल है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इम्पॉर्टेंट बातें साथ साथ पता लगती रहें। क्लियर? और आप लोगों ने भी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स अपने स्टडीज़ पे फोकस्ड रहना है, क्योंकि आप लोग अब मैट्रिक में तो जो हो गया। जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं उनके आई थिंक सो ये सेरेमनी हुई है अभी रिसेंटली 2-3 डेज़ लेफ्ट बिफोर, ये लाहौर में प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी। मेरी सिस्टर को भी खुद अवार्ड मिला है, इसके आई थिंक सो शॉर्ट्स भी मैंने उस पर चैनल पे अपलोड किए हैं, तो आप लोग वहाँ से ख़ुद भी देखें। तो देखिए, जो बच्चा अच्छे से पढ़ता है, अपने माँ बाप का कहना मानता है, अपने इबादत में मुस्तकिल रहता है, तो वो कामयाबी उसी का सर चूमती है। क्लियर? तो आप लोगों ने
हमेशा हमेशा अपने इस पे स्टडीज़ पे फोकस करना है, अपने इबादत को मुस्तकिल रखना है और हमेशा अपने कामयाबी को पाने के लिए आपने अपने लिए अच्छे अच्छे अमल सरअंजाम देने हैं। ये कहते हैं ना, अमल का दारोमदार नीयतों पर है। क्लियर? तो आप लोगों ने इसी तरह से अपनी ज़िंदगी बसर करनी है और अपनी स्टडीज़ को, फिर मैं कह रही हूँ, आप लोगों ने फोकस्ड रहना है। देखिए ना कितना एक एज़ाज़ की बात है। अभी ये रिसेंटली जो सेरेमनी हुई है माँ बाप के लिए, कंट्री के लिए, कि भाई हमारे बच्चे जो हैं वो इतने लायक हैं, इतने इनके लिए। देखें अब जो बच्चे, कुछ ऐसे बच्चे भी थे उस सेरेमनी में कि जो बहुत ज़्यादा पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन उन्होंने भी क्या किया, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया, पढ़ाया, ये जो भी किया, साथ साथ दीन की बातें भी उन्होंने समझी, इबादत भी की। तो आप लोगों ने भी अपने लिए ये सारा कुछ मेंटेन करना है। क्लियर? ओके जी, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को मेरी बातें आज की अच्छी लगी होंगी और समझ भी आ गई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।